हम दैनिक जीवन में बहुत से परिवर्तनों जैसे भोजन का पकना, दूध से दही बनना आदि होते देखते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के माध्यम से ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके समीकरणों को रिवाइज करेंगे। पिछली कक्षाओं से हम जानते हैं कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ की केवल अवस्था ही परिवर्तित होती है और उसकी रासायनिक संरचना समान रहती है। जैसे फलों से जूस बनना एक भौतिक परिवर्तन है। इसके विपरीत रासायनिक परिवर्तनों में पदार्थ एक बिल्कुल नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुओं का सड़ना, जलना, भोजन का पकना, वस्तुओं में जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। मैग्नीशियम का दहन भी एक रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहलाते हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और इनके तापमान में परिवर्तन के द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ एक गैस उत्सर्जित होती है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह जब लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है तो यहाँ एक पीले रंग का अवक्षेप बनता है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अवयव उसके अभिकारक कहलाते हैं और उसकी अंतिम परिणाम उसके उत्पाद कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल के बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और जल उत्पाद है। रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का बनना, या लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया से लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का बनना। चलिए अब रिवाइज करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाएं। अब अभिक्रिया में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को लिखें। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं है, तो इन्हें संतुलित करने के लिए हम MgO के आगे 2 लिखेंगे, जिससे कि एरो के दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। अब दोबारा से सभी परमाणुओं की संख्या को गिनें। हम देख सकते हैं कि अब मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं है, तो अब इसे संतुलित करने के लिए हम मैग्नीशियम के आगे 2 लिखेंगे। अब अगर हम सभी परमाणुओं की संख्याओं को गिनें तो एरो के दोनों ओर सभी परमाणुओं की संख्याएं बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम के 2 परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु बना रहे हैं। रासायनिक समीकरणों को और अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए उनमें अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। यहाँ ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, तरल के लिए AQ और गैसीय अवस्था के लिए G लिखा जाता है। जैसे यहाँ ठोस लोहा जल की गैसीय अवस्था के साथ अभिक्रिया करके ठोस Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक भी एरो के ऊपर या नीचे लिखी जाती हैं। आइए अब अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को रिवाइज करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसी तरह कोयला, जो कार्बन का ही एक रूप है, उसका दहन भी एक संयोजन अभिक्रिया है। कई बार संयोजन अभिक्रियाओं में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये दोनों भी ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। संयोजन अभिक्रियाओं के बाद है वियोजन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में एक अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। ऊष्मा का उपयोग करके किया गया ऐसा वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है।
इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन और लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बनना, ये दोनों भी ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण हैं। वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के कारण भी हो सकती है, जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड अपघटित होकर ठोस सिल्वर और क्लोरीन और ब्रोमीन गैस बनाते हैं। ये सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अमोनियम क्लोराइड की बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके खुद उसकी जगह ले लेता है। जैसे जब लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो वो कॉपर को अलग करके फेरस सल्फेट बनाता है। जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया और लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया में भी यही होता है। ये दोनों ही कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अभिक्रियाओं का अगला प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में दो तत्व एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं और नए यौगिक बनाते हैं। जैसे जब फेरस सल्फेट कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ फेरस क्लोराइड और कॉपर सल्फेट बनता है। इन अभिक्रियाओं में कभी-कभी एक ऐसा पदार्थ भी बनता है जो विलयन में घुलनशील नहीं होता। ये पदार्थ अवक्षेप कहलाता है और ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेप अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया एक अवक्षेपन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। आखिरी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, जो रीडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों में से किसी एक का उपचयन होता है और दूसरे किसी अभिकारक का अपचयन होता है। जिस अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है या जिसमें से हाइड्रोजन हट जाता है, उस अभिकारक का उपचयन होता है, और जिस अभिकारक के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है या जिसमें से ऑक्सीजन हटता है, उसका अपचयन होता है। जैसे जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ जाती है और एक काला पदार्थ बना लेती है, तो यहाँ कॉपर का उपचयन हुआ है। इसी प्रकार जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन कॉपर को छोड़कर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती है, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन गैस का उपचयन हुआ है। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड का अपचयन और कार्बन का उपचयन होता है, और मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया में HCl का उपचयन और मैंगनीज ऑक्साइड का अपचयन होता है। चलिए अब रिवाइज करते हैं कि संक्षारण क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जब कोई धातु किसी अम्ल, जल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित होने लगती है। ये प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे चांदी की वस्तुओं पर काली परत का जमना या तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना संक्षारण के कारण ही होता है। जल और वायु के संपर्क में आने पर लोहे की वस्तुओं पर भी भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। यह भी संक्षारण के कारण ही होता है। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जैसे वस्तुओं को पेंट करना, उन पर तेल या ग्रीस लगाना या फिर उनका यशत लेपन करना, जिसमें उन पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। चलिए अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक विकृत गंध्यता को रिवाइज करते हैं। जब वसा युक्त या फिर तैलीय खाद्य पदार्थ को काफी लंबे समय तक रखा जाता है तो उसकी गंध और उसका स्वाद दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। ये विकृत गंध्यता के कारण होता है। इससे बचने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे वस्तुओं में प्रति ऑक्सीकारक मिलाना, उन्हें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस में पैक करना, उन्हें फ्रिज में रखना या फिर उन्हें वायुरोधी बर्तनों में पैक करना। इस क्विक रिवीजन वीडियो में हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को रिवाइज किया, तो अब आप इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों का अभ्यास करने और उन्हें हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑल द बेस्ट।